आपका स्वागत है हिंदी मैथ रोहित बागला चैनल में। हम आपका आज स्वागत करते हैं। और कल की हमारा पार्ट 1 वीडियो था जिसके बारे में हमने बात की थी संख्याओं के प्रकार के बारे में। तो आज वो पार्ट जो बीच में रहा था अपने उस वीडियो के बारे में फिर से बात करते हैं, जिसमें मैंने कहा था 79, 80, 65 का स्थानीय मान और जातीय मान मैंने आपसे पूछा था। तो अपने इस बार में बात करते हैं 79, 80, 65। इसमें मैंने दो बातें पूछी थी आपसे, एक तो पूछा था स्थानीय मान और एक पूछा था जातीय मान। तो अपने बात करते हैं स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में। देखो मैंने एक बात बताई थी आपको कि जो भी जातीय मान होता है उसका स्वयं का मान होता है। तो जैसे 5 है तो 5 का जातीय मान कितना होगा 5, 6 का जातीय मान 6, 0 का 0, 8 का 8, 9 का 9 और 7 का 7। ये कल मैंने आपको बताया था, वो पूछा था उसके बारे में बताया। अब बात करते हैं स्थानीय मान के बारे में। स्थानीय मान के अंदर जैसे 5 का पूछा, 5 का है तो इसके इकाई को कितने से गुणा करेंगे 1 से, तो कितना आएगा 5। 6 के बारे में बात करें, 6 को कितने से गुणा करेंगे 10 से, तो कितना आएगा 7। अब बात है जीरो की। जीरो के पीछे कितनी संख्या है 1, 2, तो यहाँ पे कितने से गुणा करेंगे 2 जीरो से, तो कितना आएगा। जीरो को करेंगे, जीरो का स्थानीय मान और जातीय मान दोनों ही क्या होंगे जीरो ही होंगे। अब बात करते हैं अपने 8 के बारे में। 8 को पीछे कितने जीरो है 1, 2, 3, तो पीछे कितने से गुणा करेंगे 3 से, तो कितना आएगा 8000। अब बात करते हैं 9 की। 9 का पीछे कितने जीरो 1, 2, 3, 4, तो अपने यहाँ पे कितने जीरो लगाएंगे 4, इसको गुणा करेंगे कितना आएगा 90000। अब बात करते हैं 7 की। 7 के पीछे कितने जीरो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे 5 जीरो लगा देंगे। तो ये हुआ कल के क्वेश्चन के बारे में, स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में। कल एक पूछा था मैंने -5 और -3 के बारे में, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। देखो -3 ही बड़ा होगा क्योंकि -3 क्या जीरो के करीब है। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे अपने टेस्ट के अंदर अपने नंबर आते हैं तो किसी को कहते हैं तेरे कितने नंबर है -3 और दूसरे कितने हैं -5, तो समझो इनमें से बड़ा कौन सा होगा -3 है, उसके नंबर ज्यादा है ना जो जीरो के करीब है, इसलिए अपने कौन सा बड़ा लेंगे -3। तो और अपनों ने बात की थी, कल बात की थी प्राकृत संख्याओं के बारे में। प्राकृत संख्या क्या होती है अपने दोबारा रिपीट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर अनंत तक की संख्या क्या कहलाती है प्राकृत संख्या कहलाती है। दूसरी अपनों ने बात की थी प्राकृत संख्या के बाद पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या शामिल होता है जीरो शामिल होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और कहां तक अनंत तक। पूर्ण संख्याओं के बाद अपने ने बात की थी पूर्णांक संख्या, जिसमें क्या होती है प्लस वाली संख्या भी होती है और कौन सी संख्या होती है माइनस वाली, और इसके अंदर क्या शामिल होता है जीरो शामिल होता है। अब अपने बात करेंगे धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक की, वो भी बात करेंगे। धनात्मक पूर्णांक में ना पॉजिटिव नंबर जो प्लस वाली 1, 2, 3, 4 से लेकर कहां तक अनंत तक, पर वो देखना पॉजिटिव नंबर और नेचुरल नंबर जिन्हें बोलते हैं प्राकृत संख्या दोनों सेम ही चीज है। पॉजिटिव नंबर और प्राकृत संख्या दोनों क्या है सेम ही चीज है। और उसके बाद अपनों ने बात की थी ऋणात्मक संख्याओं के बारे में। ऋणात्मक संख्या क्या होती है नेगेटिव नंबर, उन्हें अपने -1, -2, -3 और कहां तक लेके गए थे अनंत तक। तो आज अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं नई संख्याओं के बारे में। कल कईयों के ऑप्शन आए थे और अपने कमेंट आए थे जिसमें कहा गया था अपनों ने कि रीट के पहले सिलेबस कर, तो मैं कहना चाहता हूं ये सबसे पहले रीट का ही सिलेबस है। आप पढ़िए रीट का, एसआई का, जो मेन जो सबके टॉपिक है पहले वही टॉपिक रहूंगा। तो एसआई का, ग्राम सेवक का, पटवारी का, एसआई का, ये जितने भी टॉपिक है सब सेम टॉपिक है, पहले वो टॉपिक रहूंगा। तो इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ। अब बात करते हैं सम संख्याओं के बारे में। सम संख्याओं के बारे में, सम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। वे संख्याएं जिसमें 2 का पूरा भाग जाता है वो क्या कहलाती है सम संख्या कहलाती है। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ये कहां तक चलेगी अनंत तक। अब एक बात देखिएगा, अगर आपसे ये पूछे कि -2 क्या है सम संख्या है, -2 क्या सम संख्या है, नहीं, ऋणात्मक संख्या सम संख्याएं नहीं कहलाएगी। ध्यान रखना, ऋणात्मक संख्याएं सम संख्याएं नहीं कहलाएगी।
ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर है वही क्या कहलाएगी, इवन नंबर या सम नंबर, सम संख्या कहलाएगी। अब बात करते हैं अपने विषम संख्याओं के बारे में, जिन्हें अपने बोलते हैं ओड नंबर। ओड नंबर क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11 और कहां तक चलेंगे, अनंत तक। पर एक बात ध्यान रखना, इसमें भी जो ऋणात्मक संख्या होती है ना, -1, -3, वो भी इसके अंदर नहीं शामिल होगी। विषम संख्या में ओनली फॉर क्या चलेंगे, पॉजिटिव नंबर ही चलेंगे, ध्यान रखना। अब अगर आपसे ये पूछा जाए 0 सम संख्या है या विषम संख्या, दोनों ही नहीं है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब आगे अपने बात करते हैं भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में, दोनों को अपने साथ में पढ़ेंगे, भाज्य और अभाज्य को, जिसके अंदर अपने संख्याओं के बारे में देखेंगे। देखो आगे की जो प्रश्नावली अपनी आएगी, जो नेक्स्ट यूनिट, उसके अंदर अपने को भाज्य और अभाज्य संख्या दोनों के बारे में अपने को जानकारी होनी चाहिए, सबसे ज्यादा यूज होने वाली है। अपने करते हैं बात अब भाज्य और अभाज्य की। भाज्य संख्याओं को संयुक्त संख्याएं और यौगिक संख्याएं भी बोलते हैं। भाज्य संख्याओं को संयुक्त संख्याएं, यौगिक संख्याएं भी बोलते हैं। नंबर और एक अपनी कौन सी है, भाज्य। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं को अपने बोलते हैं रूट नंबर, या अपने क्या बोलते हैं, इंग्लिश में से बोलते हैं प्राइम नंबर। अब दोनों के ऊपर अपने निष्कर्ष करते हैं। भाज्य संख्याओं के अंदर अपने बात करें तो सबसे पहले जिस संख्याओं में दो किसी स्वयं का तो भाग जाए पर किसी और का भी भाग जाए तो वो क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। वे संख्याएं, अभाज्य संख्या या रूट संख्याओं की बात करी, वे संख्याएं जिसमें केवल खुद का मतलब स्वयं का भाग जाए तो वो ही क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। वापिस रिपीट कर रहा हूं, वे संख्याएं, अभाज्य संख्या के बारे में, वे संख्याएं जिसमें खुद का ही भाग जाए और किसी का भाग न जाए वो क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या वे संख्याएं जिसमें किसका भाग जाए, खुद का तो जाए पर किसी अदर संख्या का भी भाग जाना चाहिए। अब अपने बात करते हैं सबसे पहले एक भाज्य संख्या की अभाज्य संख्या, इसके बारे में अपने बात करते हैं। एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, क्योंकि देखो एक का पाड़ा अपने बोले तो एक का तो भी जाएगा भाग, पर अदर किसका भाग लेंगे, इसलिए ना तो एक को भाज्य संख्या माना गया है ना ही एक को क्या माना गया है, अभाज्य संख्या माना गया है। अब बात करते हैं अपने दो की। दो को बताओ क्या है, अभाज्य संख्या या भाज्य। देखो दो में स्वयं एक खुद का ही भाग जाता है और किसी का भाग नहीं जाता, तो दो को क्या मानेंगे अपने, अभाज्य। तीन को भी क्या मानेंगे, अभाज्य। चार में देखो, चार में स्वयं का भाग जाता है और चार में दो का भी जाता है, इसलिए चार को क्या माना मैंने, भाज्य संख्या। पांच की बारी देखो, पांच को स्वयं का भाग जाता है और किसी का भाग नहीं जाता। छह में जाएगा भाग, दो का भी जाता है, तीन का भी। सात में किसका भाग जाता है, ओनली फॉर किसका भाग जाता है, अभाज्य संख्या। बोले तो अपने देखो किसी और का भाग नहीं जाता। आठ में दो का, चार का, नौ अब हमारी आती है, नौ में तीन का जाता है। 10 में दो का और 5 का। 11 में देखो किसी का भाग नहीं जाता। 12 में दो का जाता है। 13 में अभाज्य संख्या क्योंकि 13 में स्वयं का भाग जाता है। 14 में दो का जाता है, 7 का जाता है। 15 में 5 का और 3 का। 16 में देखो, 16 में किसका भाग जाता है, दो का जाता ही है। 17 में किसी का भाग नहीं जाता। 18 में किसी का भाग, दो का भाग जाता है। 19 के अंदर किसी का भाग नहीं जाता। 20 के अंदर दो का जाता है। 21 के अंदर 3 का जाता है। 22 के अंदर दो का जाता है। 23 के अंदर किसी का भाग नहीं जाता। 24 के अंदर दो का भाग जाता है। 25 के अंदर 5 का भाग जाता है। तो अपने अगर बात करें भाज्य संख्याओं के अंदर एक बात ध्यान रखनी, जो भी सम संख्या है ना, ओनली फॉर दो को छोड़ के बाकी सारी सम संख्या भाज्य संख्या होगी। एक बार फिर से सुनना, दो को छोड़कर बाकी जितनी भी सम संख्या है वो सब क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या ही होगी। अब अपने बात करते हैं कि 1 से 25 तक, 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 9।
1 से 25 तक कितनी होती है? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 से 25 तक तो मैं बता चुका हूं कितनी होती है अभाज्य संख्या? 9। अब देखो आपको प्रैक्टिस क्या करनी है घर पे, 1 से 100 तक भाज्य और अभाज्य, 1 से 100 तक भाज्य और अभाज्य संख्याओं की आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है जितना हो सके। तो उसके बारे में अपने बाद में निष्कर्ष करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे अपने कि इसके बारे में क्या कहा गया है। अब आगे की बात करते हैं, हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता हूं भाज्य और अभाज्य संख्याओं के अंदर क्या इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो अपने बात करते हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो वो है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। अगर आपसे ये पूछ जाए सबसे छोटी और एकमात्र सम संख्या कौन सी है? तो वो भी क्या है? 2 है। देखो 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है। ओनली फॉर क्या है? 2, जो क्या सबसे छोटी भी है और एकमात्र ही सम अभाज्य संख्या जो क्या है? 2 है। अगर ऐसा पूछ जाए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या वो कौन सी है? 3। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? 3। अगर आपसे ये पूछ जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? वो क्या होगा? 4। अगर ये मुझे सबसे छोटी भाज्य सम संख्या कौन सी है? तो भी क्या होगा? 4। अगर आपसे यह पूछ जाए सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है? तो वो होगी आपकी 9। इतनी बात समझ में आई। अब आगे की अपने बात करते हैं, अगर पूछे 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो होगी आपकी 101। और अगर कुछ 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो होगी आपकी 997। अगर आपसे ये पूछ ले जाए 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 11। अगर आपसे ये मुझे 2 अंकों की सबसे छोटी सबसे बड़ी, सॉरी यहां पे सबसे बड़ी, यहां पे क्या आएगा? 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी? 997। और 2 अंकों की सबसे बड़ी तो होगी आपकी कितनी? 97। और यहां पे लिखेंगे अपने सबसे छोटी। ये इतनी बात है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आप वापस पढ़ सको। अब आगे अपने बात करते हैं भाज्य और अभाज्य के बारे में, कुछ और खास बातें वो आपको बताएंगे। देखो अगर आपके बारे में आगे बात करें हमने, तो देखो 1 से 25 तक, 1 से 25 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 9 होती है। 1 से 25 तक कितनी होती है? 9। अगर पूछे 26 से 50 तक की संख्या अभाज्य संख्या कितनी होती है? तो 6। 51 से 75 पूछे तो 6। अगर पूछे 76 से 100 तक की तो होगी आपकी 4। अगर अपने ऐसे पढ़े 1 से 25 तक की तो कितनी होगी? 9। 1 से 50 तक पूछे तब कितनी होगी? 15। 1 से 50 तक की। अगर आपसे ये पूछे 1 से 75 तक की तो आपकी संख्या होगी 21। अगर पूछे 1 से 100 तक की तो 25। देखिए 9 6 15, 15 और 6 21, 21 और 4 25। अब आगे अपने बात करें 101 टू 125 तक कितनी होगी? 5।
126 से 150 के बारे में पूछे तो भी कितनी होगी 5। 151 से 175 पूछे जब कितनी होगी 5। अब देखो 176 से आपसे पूछा जाए 200 तक कितनी होती है तो कितनी होगी 6। मतलब 1 से 125 तक की होगी 25 और 5 30, 25 ये है 5 ये है। 1 से 150 तक की कितनी होगी 35। 1 से 175 तक की कितनी होगी 40 और 1 से 200 तक की कितनी होगी 46। अब आगे अपने बात करते हैं 201 से 300 तक की, वो होती है आपकी 16। और अगर पूछे 1 से 300 तक की तो 40 और 16 कितने हो गए 62। अगर आपसे ये पूछा जाए 301 से 400 तक की तो कितनी होगी 16 और 1 से 400 तक पूछ जाए तो कितना होगा 6 और 2 8 78। अगर आपसे ये पूछ जाए 401 से 500 तक की तो कितनी होगी 17। तो यहाँ पे कितना होगा 1 से 500 तक की तो कितनी होगी 95। अगर आपसे ये मुझे 1 से लेकर 1000 तक कितनी होती है तो 168। देखो भैया ये जितने भी है अब पेपर क्या है टफ बनने लग गए। 1 से 100 तक का सबको पता है, अपने को क्या है 0 लेवल टू हार्ड लेवल लेके चलना है। तो ये देखो इन बातों को भी आप याद करोगे, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं अपने आगे भाज्य संख्या अभाज्य संख्या। आपको मैं समझता हूं अच्छे से समझ आ गई होगी। मतलब भाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसमें किसका भाग जाए, स्वयं का तो जाए जाए पर किसी और का भी भाग जाए। अभाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्या जिसमें खुद के अलावा किसी और का भाग न जाए। अब बात करते हैं अपने सह अभाज्य संख्याओं के बारे में। सह अभाज्य संख्याएं, इन्हें बोलते हैं अपने को प्राइम नंबर। देखो को प्राइम नंबर अपने बात करें इन संख्या क्या होती है, अगर किसी दो संख्याओं का, ढंग से सुनना, अगर किसी दो संख्याओं का मैसे को इंग्लिश में कहते हैं अपने एचसीएफ क्या हो एक हो, वो संख्या क्या कहलाएगी सह अभाज्य संख्या। इनका ध्यान रखना, अभाज्यता के नियम में मैं इसके बारे में खास बातचीत करूंगा। जैसे अपने बात करें 2 और 3 की, इनका मैसे कितना होता है 1। देखो मैसे निकालते कैसे वो भी थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे 2 का निकाला 2 में भाग दिया कितना आया 1, 3 का निकाला कितना आया 1। मतलब 2 और 3 में जो कॉमन फैक्टर होता है वो क्या कहलाता है एचसीएफ कहलाता है। जैसे एग्जांपल लेता हूं 4 और 6 के बारे में, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 अगर 6 का दे तो 2 तिया 6, 3 एकम 3 1। देखो इसका मल्टीप्लाई क्या है 2 इंटू 2, 2 इंटू 3। देखो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो इसका 4 और 6 का एचसीएफ कितना होगा 2। बल्कि अपने सह अभाज्य संख्याओं क्या चाहिए, दो संख्याओं का मैसे कितना चाहिए 1 चाहिए। कुछ और संख्या आपको बताता हूं। देखो 3 और 5 इनका भी क्या होता है मैसे 1 होता है। 4 और 3 देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने, समझो इसको एचसीएफ दोनों संख्याओं क्या होना चाहिए 1 होना है। भाज्यता के नियम में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी सह अभाज्य संख्या। जैसे बात करा जाए 12 का में किस किस का भाग जाएगा, जिसमें 4 और 3 का जाएगा ना उसमें किसका भाग जाएगा 12 का। 3 5 है 15, मतलब जिसमें 3 और 5 का भाग जाएगा उसमें किसका जाएगा 15 का भी जाएगा। देखो 3 दूनी 6, जिसमें 2 और 3 का जाएगा उसमें किसका भाग जाएगा 6 का जाएगा। जिसमें 4 और 3 का जाएगा उसमें किसका जाएगा 12 का। सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी सह अभाज्य संख्याओं के बारे में, जिसे बोलते हैं को प्राइम नंबर। अब आगे अपने बात करते हैं वास्तविक संख्या। जिन्हें बोलते हैं अपने रियल नंबर। अब देखो रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं दो संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या।
देखो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या में क्या शामिल है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। जैसे वास्तविक संख्याओं की बात करें, वास्तविक संख्या में क्या आएंगे, जो संख्याएं 2, 3, 5, √16, √3, 4/3, ये सारी संख्या क्या कहलाएगी, वास्तविक संख्या कहलाएगी। तो अपने अब बात करते हैं परिमेय, जिनको दो भागों में बांटा गया वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये दोनों इसमें वास्तविक संख्याओं के अंदर ही आती है। अब अपने बात करते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। बात किसके बारे में करते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, देखिएगा परिमेय संख्याओं के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीट वालों के लिए। सबसे ज्यादा अगर एक बार में आराम से समझना है, समझ आपको आएगा परिमेय संख्याओं के बारे में। देखो परिमेय संख्याओं में क्या चीजें शामिल होती है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्याएं, भिन्न संख्याएं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्याएं, भिन्न संख्याएं, और इसके अंदर शामिल होती है अशांत, और इसके अंदर शामिल होती है जिस संख्या में दशमलव के बाद संख्याओं को गिना जा सके, और इसके अंदर शामिल होती है चीजें दशमलव के बाद संख्याओं की पुनरावृत्ति हो। अब बात करते हैं अपने कैसे प्राकृत संख्याओं की अगर बात करें अपने, जैसे 1, 2, 3, ये सारी संख्या क्या होगी, परिमेय होगी। जैसे अगर पूर्ण संख्या बात है, पूर्ण में क्या शामिल होता है, 0 क्या है, परिमेय संख्या। भिन्न की अपने बात करें, जैसे 2/3, 3/4, ये क्या होती है, भिन्न। पर एक बात ध्यान रखनी है, भिन्न संख्या क्या होती है, जिन्हें P/Q के रूप में, मतलब P ऊपर वाला और Q क्या होगा, नीचे वाला। मतलब ऊपर वाले को क्या बोलते हैं अपने, अंश, और नीचे वाले को हर। अब बात करते हैं P तो अपना क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। P क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। और अपने बात करते हैं Q की, Q = 0 कभी नहीं हो सकता, ध्यान रख लेना इसके अंदर। मतलब P क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, और Q 0 नहीं हो सकता। अपने पूर्णांक संख्या की बात करें, पूर्णांक संख्या क्या होती है, -3, -4, -2, ये भी क्या होती है, परिमेय संख्या ही होती है। अब बात है दशमलव के बाद संख्याओं को गिना जा सके। जैसे मैंने लिखा 2.345, दशमलव बोलते हैं पॉइंट वाली संख्या, दशमलव इसको बोलते हैं पॉइंट। पॉइंट के बाद क्या हो, 1, 2, 3 अपने गिन सकते हैं ना, तो ये किस में जाएगी, परिमेय संख्या में जाएगी। अब बात है दशमलव के बाद संख्याओं की क्या हो, पुनरावृत्ति हो। मतलब जैसे मैंने पॉइंट लिखा और ये चल रही है 3, 3, 3, मतलब लगातार आगे चलती है, तो भी किस में जाएगी, परिमेय संख्या में जाएगी। इतनी बात समझ में। अगर अपने ऐसे बोले रूट वाली संख्या जिनका क्या हो सके, वर्ग हो सके, रूट वाली संख्या जिनका क्या हो सके, वर्ग हो सके, जिनका अपने क्या निकाल सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे √16, √25, √36, √324। जैसे 324 का क्या होता है, 18। वो सभी संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या ही कहलाएगी। दोबारा रिपीट करता हूं परिमेय संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भिन्न संख्या, पूर्णांक संख्या। दशमलव के बाद संख्याओं को क्या करा जा सके, गिना जा सके। दशमलव के बाद संख्याओं की क्या हो, पुनरावृत्ति हो। और वर्गमूल वाली संख्याएं, इन्हें क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं, जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। अब बात करते हैं अपने अपरिमेय संख्याओं के बारे में। जिन्हें बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या। देखो अपरिमेय संख्या क्या होती है, अगर आए आपके पास ई
और एक है आपके पास पाई। ई और पाई हो, ऐसे नहीं पाई का मान 22/7 हो, 22/7 होने पे अगर ये लिखा हुआ तो किस में जाएगा, परिमेय संख्या में जाएगा। ध्यान रखना, अगर पाई का मान है जब किस में जाएगा, अपरिमेय संख्याओं में जाएगा। अगर बात करें अपने अपरिमेय संख्याओं के बारे में, और इसके अंदर अंदर क्या शामिल है, अगर दशमलव के बाद संख्याओं को क्या ना जा सके, गिना ना जा सके, दशमलव के बाद संख्याओं को गिना न जा सके, जैसे मैं अगर बोल रहा हूं 2.3 4 5 6 7 और ये आगे चलती रहे, तो ये संख्या क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्याएं कहलाएगी। दशमलव के बाद अपने जैसे पॉइंट के बाद संख्याओं गिन ना सके ना, तो वो क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अगर अपने बात करें, जैसे मैंने लिखा √4 का क्या होता है 2, तो ये क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। अगर देखो मैंने लिखा √3 का मान क्या आता है, पॉइंट में आता है ना, तो √3, √5, √7, √6, मतलब √6 और √7, इन संख्याओं की अपने क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इनका वर्गमूल नहीं निकाल सकते। जिनका वर्गमूल भी नहीं निकाल सकते वो क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या, वर्गमूल नहीं निकाल सकते। इतनी बात समझ में, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बहुत अच्छे से समझना, आपको समझ आएगी, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये इन बातों को गौर करना। अब आगे अपने बात करते हैं पूर्ववर्ती संख्या। अगर बात करें अपने पूर्ववर्ती संख्या, और एक होती है अनुवर्ती संख्या। देखो पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, पहले की संख्या। पूर्ववर्ती क्या होती है, पहले की संख्या। और अनुवर्ती संख्या क्या होती है, बाद वाली संख्या। क्या होती है, बाद वाली संख्या। जैसे मैंने लिखा 295 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है, तो क्या होगी 294। अगर बोले जैसे मैंने बोला 1096 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो 1095। अगर ये बोले 295 की अनुवर्ती संख्या, मतलब बाद वाली क्या होगी, 296। अगर बोले 1096 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी, तो 1097। समझ गए होंगे, पूर्ववर्ती संख्या होती है वो क्या होती है, पहले की संख्या। अनुवर्ती संख्या क्या होती है, बाद वाली संख्या, जिन्हें 295 के बाद क्या है 296, 1096 के बाद क्या है 1097। अब बात करते हैं अपने दो संख्याओं के बारे में, मतलब सबसे ज्यादा इसमें रीड के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो बातें। एक होता है गुणा का तत्समक, और एक होता है योग का तत्समक। देखो गुणा का तत्सम का मतलब है कि वही संख्या अपने को प्राप्त होनी चाहिए। जिससे मैंने लिखा 295, 295 मतलब गुणा का तत्सम क्या होगा, 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 295। मतलब गुणा का जो तत्समक होता है वो एक ही होता है, ध्यान रखना। मतलब अपने को क्या होनी चाहिए, वही संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो ऐसी एक ही संख्या है, इसलिए मैं 295 को 1 से गुणा किया तब कितना है 295 है। 1048 को 1 से करेंगे तो क्या आया 1048 है। गुणा का तत्समक क्या कहलाता है, जो एक संख्या अपने को वही संख्या किससे प्राप्त हो सकती है, गुणा करने पे 1 को गुणा करेंगे जब भी तो प्राप्त होगी, तो इसलिए गुणा का तत्समक क्या कहलाएगा 1। अगर अपने बात करें योग का तत्समक की, तो योग का तत्समक अपने को संख्या क्या प्राप्त करनी है, वही संख्या तो बात करनी है। जैसे 295 में अगर योग करें, ऐसी किस संख्या का योग करें कि अपने 295 आए, जीरो को जोड़ेंगे जब क्या होगा 295, मतलब योग का तत्समक क्या कहलाएगा, जीरो ही कहलाएगा। जैसे 1048 लिखी, 1048 में क्या जोड़ेंगे 1048 आए, जीरो जोड़ेंगे जब भी तो आएगा। मतलब इसलिए क्या है, योग का तत्समक को चाहे गुणा का तत्समक क्या कहलाएगा 1, और योग का तत्समक क्या कहलाएगा 0। इतनी बात समझ में आई। अब अगर अपने बात करते हैं
एक अपने रह गई थी अवास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं में क्या शामिल होती है? वास्तविक संख्या में शामिल क्या होती है? परिमेय और अपरिमेय। ये अपनों ने भी पढ़ा था। एक होती है अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या क्या कहलाती है? मतलब जिनको अपने सोच ना सके, मतलब जो वास्तविकता में होती नहीं है पर धक्के से अपने उसको मानते। जैसे अपने रूट के अंदर -4 है या रूट के अंदर -6, तो ये संख्या होती नहीं है पर इसको अपने क्या मानते हैं? अवास्तविक संख्या होती नहीं है। मतलब जो ऋणात्मक वाले रूट के अंदर संख्या होती है ना, वो रियल में होती नहीं है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? अवास्तविक संख्याएं बोलते हैं। अब आगे अपने बात करते हैं, एक होती है त्रिक संख्या। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो त्रिक संख्या ही कहलाती है। त्रिक संख्या या पाइथागोरस संख्या, जिन्हें क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट नंबर। ट्रिपलेट नंबर ये क्या होती है? मतलब 3 संख्याएं होती है इसके अंदर, ए, बी और सी। मतलब ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर, मतलब इन दोनों की स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए? सी की स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3 संख्या 3, 4, 5, मतलब 3 की स्क्वायर कितनी हुई? 9। 3 की स्क्वायर कितनी हुई? 9। और 4 की स्क्वायर कितनी हुई? 16। सी की स्क्वायर कितनी है? 5। 5 की कितनी हुई? 25। 16 और 9 25। मतलब ये तीनों संख्या क्या होनी चाहिए? मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है? सी के इक्वल है। इसी प्रकार ये क्या है? पाइथागोरस संख्या कहलाती है। जो संख्या देखो 3, 4, 5, 6, 8, 10, 9, 12, 15, 9, 12, 15, 7, 24, 25, 7, 24, 25, 9, 40, 41। ये सब संख्या क्या कहलाती है? पाइथागोरस संख्याएं कहलाती है। ये आज का देखो जितना भी था आप लोगों ने सम संख्या, विषम, भाज्य, अभाज्य, सहअभाज्य, वास्तविक संख्या पढ़ा था, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ववर्ती, अनुवर्ती और त्रिक संख्या। देखिए अपने ये इंपॉर्टेंट है चैप्टर सबसे ज्यादा। संख्याओं के बारे में अपने को ज्ञान होना चाहिए। अगर संख्याओं के बारे में ज्ञान नहीं होगा, अपने प्रश्नों की लैंग्वेज कैसे पढ़ेंगे? अपने को जब पता ही नहीं होगा कि प्राकृत संख्या क्या होती है तो अपने क्या पढ़ेंगे? तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अपना, तो इसको अपने गौर से पढ़िए और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए यही रहेगा। अब आगे अपने जो भी है आज का पार्ट अपने यही होता है समाप्त। और अपने बात करते हैं, जो पहला वीडियो आपने देखा है उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार करता हूं मैं, और उसके अंदर जितने व्यूज मिले हैं और जितनों ने सब्सक्राइबर किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का वीडियो जब आपने पूरा देखा है उसके लिए भी बहुत बहुत आभार। और आगे मेरा नाम है रोहित बागला और मैं हूं मुख्तियार के साथ। आप हमारे साथ बने रहिए। आपको ये वीडियो देखिए, हम 0 लेवल से हार्ड लेवल तक कराएंगे, आपको नौकरी लगाएंगे। हमारा यही धैर्य है, पूरा सिलेबस कराया जाएगा, रीट का सिलेबस हम पूरा करवाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। मेरा नाम है रोहित बागला और हमारा चैनल है मैथ हिंदी रोहित बागला, और आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए और साथ में लाइक कीजिए। आप आज के लिए धन्यवाद और मैं हूं रोहित बागला, आपसे लेते हैं अलविदा। अब मिलते हैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट होगा अपना भाजकता का नियम। अपने को समझेंगे कैसे भाग दिया जाता है संख्याओं के बारे में। फिर उसके बाद अपने आएंगे प्रश्नावलियों के ऊपर, जैसे औसत सबसे पहले प्रश्नावली करेंगे जो रीट में, एसआई सब में है, जितनी भी ग्राम सेवक, पटवारी सबके अंदर